Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter 3rd, electrochemistry. Dear student, at this chapter, we are going to learn redox reactions, conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Kohlrausch law, electrolysis and the law of electrolysis. Dry cell, electrolytic cell, galvanic cell, electromotive force, standard electrode potential. With the Nernst equation, its application to chemical cell, relation between Gibbs energy change and electromotive force of a cell after that fuse cell and cohesion. Dear student, first electrochemistry. Electrochemistry means at this part of chemistry we are seeking the effect and impact of electricity on different chemical compound. Dear student, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। किसी भी देश या उस कंट्री की इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी इस बात पर डिपेंड होती है कि वह इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रोडक्शन कर रहा है या उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी हाउ मच कितनी है। बहुत सारे केमिकल चेंज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे हम जिंक और कॉपर इन दोनों को रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट electrical energy and chemical energy are closely related to each other. Electrochemistry is the branch of chemistry which deal with the study of relation between electricity and chemical reaction. Dear student, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट केमिकल एवं केमिकल एनर्जी का क्लोजली रिलेशनशिप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस्टेब्लिश करते हैं, उसके इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वह ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम पर जानी जाती है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन एंड देयर इंटरचार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच रिलेशन को की स्टडी करते हैं। यह स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन आपस में किस तरह इंटरचेंज होती हैं या केमिकल एनर्जी पर या केमिकल रिएक्शन पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। डियर स्टूडेंट, 1776 Cavendish first of all made some invention in the field of electrochemistry. Electrochemical reactions are energy efficient and less polluting. The transmission of sensory signals through cells to brain and vice versa is based on electrochemistry. Communication between the cells is also based electrochemistry. डियर स्टूडेंट, कैवेंडिश वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड में कई इन्वेंशन किए। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बहुत ही एनर्जी इफ़िशियंट रिएक्शंस होती हैं और ऐसा कहा जाए कि ये लेस पॉल्यूटिंग या लेस पॉल्यूटेंट होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, अपन कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है या इन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरचेंज होता है, इसकी स्टडी या डीलिंग केमिस्ट्री की जिस ब्रांच पर की जाती है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। कैवेंडिश वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे इन्वेंशन किए। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही एनर्जी इफ़िशियंट और लेस पॉल्यूटिंग होती हैं। यदि इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल जाने तो हमारी बॉडी सेल से कंपोज होती है। सेल्स द्वारा सिग्नल ब्रेन को और ब्रेन्स के द्वारा सिग्नल सेल्स को सेंड या भेजे जाते हैं और यह
सेल टू ब्रेन या ब्रेन टू सेल जो सिग्नल पास होते हैं यह इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट होते हैं। इस तरह से अपन इस छोटे एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस का एक छोटे लेवल से लेकर हमारे जीवन तक में कितना इम्पोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न द टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी प्रॉपर करना चाहते हैं तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी का स्टडी करेंगे। फर्स्ट, on the basis of flow of electricity, matter is classified on the following two classes. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या फ्लो के बेस पर हमने इस यूनिवर्स पर पाए जाने वाले मैटर को टू कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहले कंडक्टर्स, दूसरे नॉन कंडक्टर्स। मीन्स ऐसा मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। मैटर विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते उन्हें नॉन कंडक्टर माना जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर टू कैटेगरीज बनाई। पहली थी कंडक्टर्स की, दूसरी थी नॉन कंडक्टर्स की। अब यदि हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यदि इस बेस पर हम कंडक्टर्स का अरेंजमेंट करें तो हम टू कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटलिक कंडक्टर और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट, आपने अपने घरों में सॉलिड मेटल से बने हुए वायर्स देखे होंगे। इन वायर्स में हमारे घरों में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है और यह वायर्स सालों साल हमारे घरों में लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और इनमें कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। मीन्स ये मेटलिक कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं किस फॉर्म में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मीन्स मेटलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल्स की ओर फ्लो होते हैं। इस फ्लो होने के दौरान मीन्स मेटलिक कंडक्टर्स में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के बाद या उसके दौरान उस पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल या मेटलिक कंडक्टर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण पर्टिकुलर मीडियम या कंडक्टर हीटेड हो जाता है। मीन्स ऐसे सॉलिड कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के कारण उनमें किसी तरह का कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है, ऐसे मेटलिक कंडक्टर कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसा कहते हैं कि ये हमारे सॉलिड कंडक्टर होते हैं। ये सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पे पहुंचता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता हुआ आगे की ओर फ्लो होता है और इस तरह से केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, तब हम इन्हें मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट, यदि हम कोई केमिकल लेते हैं, यदि हम उस केमिकल को सॉल्यूशंस के फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में, माल्टेन फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने के कारण वह सॉल्यूशन जो कि पहले से फ्यूज्ड या स्टेज में होता है, वो फ्यूज्ड स्टेज वाला सॉल्यूशन सबसे पहले केमिकल चेंज परफॉर्म करता है। केमिकल चेंज परफॉर्म होने से पर्टिकुलर वह सॉल्यूशन या फ्यूज्ड स्टेट वाला इलेक्ट्रोलाइट पहले डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने से उसमें एनायन और कैटायन रिलीज होंगे और ये एनायन या कैटायंस मीन्स आयन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो अपने सॉल्यूशन स्टेज में आयन रखते हैं या फ्यूज स्टेट में जिनमें आयंस होते हैं, यह केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। जनरली यह इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सॉल्यूशन या फ्यूज स्टेट में होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये डीकम्पोज होते हैं। डीकम्पोजिशन मीन्स सॉल्यूशन का या फ्यूज स्टेट में पाए जाने वाले मैटर का केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोज होना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन
जो कि आयन प्रोड्यूस कर रहा होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को आयंस के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। मीन्स सॉल्यूशन या फ्यूज्ड स्टेट के डिकम्पोजिशन से एनायन और कैटायन प्रोड्यूस होते हैं और ये एनायन और कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और यह फ्लो तब तक होता है जब तक कि सॉल्यूशंस में ये आयन उपलब्ध होते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यदि डिफाइन करना चाहे तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन या फ्यूज्ड स्टेट में पाए जाने वाले मैटर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है और यदि वो अपने आयनों में डिसोसिएट होकर डीकम्पोज होकर आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है तब उसे इलेक्ट्रोलाइट्स और यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। डियर स्टूडेंट, पहले हमने कंडक्शंस के आधार पर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में मैटर को क्लासीफाई किया। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हमने इन्हें मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में हमने कैटेगराइज किया। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं टू टाइप में। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, सम आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को टू पार्ट में कैटेगराइज किया। किस बेस पर कैटेगराइज किया? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। डियर स्टूडेंट, हमने अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यह जाना कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स फ्यूज्ड या सॉल्यूशन या एक्वस स्टेट पर पाया जाता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। वह जितना डिकम्पोज होगा उतने आयंस प्रोड्यूस होंगे और उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ऐसे मटेरियल जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, मीन्स फुली आयोनाइज नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जबकि ऐसे मटेरियल जो कम्प्लीटली या फुली आयोनाइज हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शली आयोनाइज होते हैं, इसलिए पूरी तरह आयोनाइज ना होने के कारण लो अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फुली या कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। फुली और कम्प्लीटली आयोनाइज होने के कारण ये हाई अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हाई होती है। थर्ड वन, कहा जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर डाइल्यूशन का अफेक्ट मैक्सिमम होता है, जबकि डाइल्यूशन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कम देखने को मिलता है। इसे इलेबोरेट कर लें क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। डियर स्टूडेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक क्यों होते हैं? क्यों? पहला आंसर ये हो सकता है कि उसके आयन में मोबिलिटी मिनिमम हो। दूसरा आंसर, दो आयंस के बीच में लगा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। इन दो कारणों के कारण पहला आंसर आपको बताया गया कि यह आयोनाइज पार्शली होता हो। दूसरा, इन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अपोजिट चार्ज के बीच में ज़्यादा होगा या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी ये आयंस क्या नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे। और फ्री ना हो पाने के कारण ये पर्टिकुलर केमिकल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करेगा। यदि हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, इसका मीन्स होता है हम उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं। मीन्स डाइल्यूट करते समय हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। जब हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करेंगे, मीन्स सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा, मीन्स दो आयंस के बीच में फोर्स डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा। जब दो आयंस के बीच में स्पेस इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और आयन जल्दी ही फ्री या लिबरेट हो जाएगा।
अर्थात कह दिया जाए यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को का डाइल्यूशन करना शुरू कर दें, मीन्स हम उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिक्स करना शुरू कर दें, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, आयंस जल्दी ही लिबरेट हो जाएगा और इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगेगा। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माल्टेन स्टेज में, फ्यूज स्टेज में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पर वो अपने आयनों में डिसोसिएट होकर आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपनी सॉलिड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जैसे इथाइल अल्कोहल, ईथर एंड ग्लूकोज। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा केमिकल कंपाउंड जो पार्शली आयोनाइज होता हो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जिसके आयंस के बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जबकि जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिन पर डाइल्यूशन का कोई अफेक्ट या असर नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, आप प्रीवियस क्लासेस में रेडॉक्स को वेल अप टू डेट पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स एक इंटीग्रेटेड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय पर अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही होती हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन? हम पुरानी डिफिनेशन जानते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले आपको बताया गया यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यदि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर दिया जाए और यह डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन से के साथ ऑक्साइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, सल्फ़र के साथ सल्फाइड या सल्फेट, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट या नाइट्राइट जैसे कंपाउंड बनाता है, तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोज होकर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। मीन्स जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड, यदि पॉजिटिव बैलेंसी इंक्रीज हो रही हो, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा हो, तब वहाँ पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज़ द रिडक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलता है। अपोजिट इसका कर दें, यदि हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को इस तरह रिकम्पोज करें कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाए, तब हम इसे रिडक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या किसी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तब हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यदि किसी एलिमेंट में डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हो रहा है या नेगेटिव बैलेंसी इंक्रीज हो रही है, तब उसे रिडक्शन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जब एक ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं, तब उस रिएक्शंस को रेडॉक्स कहा जाता है। मीन्स अपन कह सकते हैं रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड redox reaction. Clear, student? After that, we are going to study the conduction in electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन किस तरह परफॉर्म किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, आपने फिजिक्स या 10th में या प्रीवियस क्लास में वेल अप टू डेट इसे पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, ओम्स लॉ मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों पर वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मीन्स दो इलेक्ट्रोड के बीच फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। यदि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है,
तो इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम फ्लो होगी, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम है तो इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम फ्लो होगी। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मैटर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। मीन्स अपन कह सकते हैं यदि पोटेंशियल डिफरेंस को V से करंट को I से शो किया जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स V इजकल टू R I R। व्हाट इज R? R इज द कांस्टेंट, देयर इज नोन एज द रेसिस्टेंट। मीन्स मान लेते हैं दो इलेक्ट्रोड लिया, पहला इलेक्ट्रोड कॉपर का और दूसरा आपने लिया जिंक का। यदि जिंक का पोटेंशियल 2000 वोल्ट है और यदि कॉपर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम फ्लो होगी। लेकिन यदि पहले का पोटेंशियल 2000 और दूसरे का पोटेंशियल 2100 है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वोल्ट एंड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट इज ओम। तो हमने ये जाना कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, यही ओम लॉ है। रेसिस्टेंट क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passing through the conductor is called resistance of conductor. The obstruction produced by conductor, किसी कंडक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो ऑब्स्ट्रक्शन, वह बैरियर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने या पास होने को बैरिड करता है, उसे रिड्यूस करता है, वह ऑब्स्ट्रक्शन उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस माना जाता है। डियर स्टूडेंट, रेसिस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर्स की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की, जो आपकी पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। मीन्स इसका क्या हुआ, यदि आप कंडक्टर्स की लेंथ इंक्रीज करते हैं तब रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और यदि क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब डियर स्टूडेंट आते हैं अब अपने हम टर्मिनोलॉजी पर, और टर्मिनोलॉजी इज दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट, अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, और वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। Dear student, here are three type of conductivity. First, electrolytic conductivity. Second, specific conductivity. And third one is the molar conductivity. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास या फ्लो किया जाता है, द रेसिस्टेंट अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय ओम लॉ। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा जितना ऑब्स्ट्रक्शन उस इलेक्ट्रिक फ्लो को रिड्यूस करने में प्रोवाइड कराया जाता है, उसे हम ओम लॉ के द्वारा काउंट या कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंट। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का ऑब्स्ट्रक्शन करने वाले मटेरियल जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते, यदि इसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वही होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ resistant, it is represented by C. In this way, the property of electrolytic solution to conduct the electricity is called conductivity or conductance of electrolytes. Second, specific conductivity. Dear student, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में हमने ये जाना किसी सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर उस सॉल्यूशंस के कितने मॉलिक्यूल्स या कितना अमाउंट उस इलेक्ट्रिसिटी को वेरीड करता है या रिड्यूस करता है या फ्लो होने नहीं देता, वही उस
यदि उसका रेसिप्रोकल निकाल दिया जाए तो वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है। सेकंड, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यदि हम कोई सॉल्यूशन लें और उस सॉल्यूशन का एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं और उस पर्टिकुलर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो जितने आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हीं के इक्वल इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सो वी कैन से दैट द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिसिटी का जितना कंडक्शन हो सकता है वह उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसी सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जितना कंडक्ट होता है वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। इसे ग्रीक लेटर कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेसिप्रोकल होती है स्पेसिफिक रेसिस्टेंट की। थर्ड वन इज द मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, पहला हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जाना और ये जाना कि टोटल जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं या इसे कितना बैरिड कर रहे हैं, ये उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी थी। फिर हम जिस सॉल्यूशन पर या जिस इलेक्ट्रोलाइट्स पर इसकी स्टडी करना चाहते हैं उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया हमने देखा और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होगा वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। थर्ड वन इज़ द मोलर कंडक्टिविटी। यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोल सॉल्यूशन लेते हैं और उस 1 मोल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट हो सकती है वह उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, कंडक्टेंस ऑफ आयन ऑब्टेन ऑन डिजॉल्विंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन पर्टिकुलर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन that is known as the molar conductivity. It is represented by del m. मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन करे वो उस इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वह उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, हमने कंडक्टेंस के बेस पर हमने 3 तरह की कंडक्टिविटी यहाँ पर स्टडी करी। टोटल पूरे सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन रेजिस्टेंट के थ्रू किया जाएगा और तब हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहेंगे। यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लें और उस पर इलेक्ट्रोसिटी फ्लो करें तो जितना अमाउंट इलेक्ट्रोसिटी का वहाँ फ्लो होगा वह उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। यदि हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर पे और उसमें हम 1 मोल सॉल्यूशन को ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में, वह 1 मोल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के कितने अमाउंट को कंडक्ट करेगा ये उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। आफ्टर दैट, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। Dear student, electric conductivity of an electrolytic solution depend upon the following factors. First, concentration of ion in a solution. Dear student, आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि फ्री आयंस या रिलीज्ड आयन का अमाउंट या कंसंट्रेशन कितना है। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। मींस नंबर ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बट नंबर ऑफ आयंस आर नॉट इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन इक्वल कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट, पर मिनट पर सेकंड कोई सॉल्यूशन कितने आयंस प्रोड्यूस करता है जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है यह तय करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना होगा। मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्री आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज होगी, यदि फ्री आयंस का अमाउंट कम होगा इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर है आयनिक मोबिलिटी।
Conductivity of electrolytic solution increase as the mobility of ion increase. Mobility of ion depend upon the following factor, means आयन लगातार एक्सचेंज होते हैं, मोबिल होते हैं, मूव होते हैं, किसमें? जब कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करता है, मीन्स फ्री आयंस का उपलब्ध होना, मीन्स फ्री मोबिलिटी का होना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब आयंस की वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयन की मोबिलिटी को वेरीड करते हैं? तो फर्स्ट है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। डियर, आप जानते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें फ्यूज्ड स्टेट में केमिकल मटेरियल मिक्स होता है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में मिक्स होकर न्यूट्रल होते हैं। मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। यदि दोनों के बीच में चार्जेस ज़्यादा है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यदि ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। सेकंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन। सपोज देन यदि आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट यदि पोलर नेचर का है तो वो आयन को अपने साथ ऐड करता है और ऐड होने के कारण आयन की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड वन इज द टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, यू बेटर नो दैट व्हेन वी रेज द टेम्परेचर, मीन्स जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज मीन्स बी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। व्हेन बी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी मीन्स फ्री मोबाइल ions are produced, means that the free mobile ions are produced, means electrical conductivity is so increased। means ये हुआ कि जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज करते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मीन्स आयंस मोबिल हो जाते हैं, मीन्स फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, बोथ चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज होती है, या चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हों चाहे मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हों, दोनों जगहों पर यदि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो ऑलरेडी हमें कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, means what is the impact of dilution on the conductance of specific conductivity and molar conductivity। important क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो पहले जाने स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी। हमने किसी भी सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लेकर उस पर हमने क्या देखा था? कंडक्टिविटी को तय किया था। साथ में हमने एक मोल पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर उसकी कंडक्टिविटी को देखा था, तब वो मोलर कंडक्टिविटी थी। अब इम्पैक्ट के स्टडी करते हैं। कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर द कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 cubic meter and 1 cubic centimeter solution। as the solution diluted, the number of ion carrying electric current decrease, therefore conductivity of specific conductivity decrease in the increased dilution of solution। सीधा सा आंसर लीजिए। जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट आपको ऐड करते हैं। सॉल्वेंट के ऐड होने से मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होती है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। आपने कहा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जब आप उसे डाइल्यूट कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कौन सी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्यों? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आपने कहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर उपलब्ध मॉलिक्यूल्स और आयन, जब आप उसको डाइल्यूट करेंगे तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा जिससे आयंस का नंबर कम होगा, इसलिए डाइल्यूट करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करें डाइल्यूशन करने पर, तब तो आप जानते हैं
हमने 1 मोल लिया है इलेक्ट्रोलाइट्स, जब हम उसे डाइल्यूट करेंगे तब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, पर्टिकुलर मटेरियल्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन एक्सप्लेन एंड फैक्ट दैट मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक एंड strong electrolytes of equal concentration are different. On dilution, molar conductivity of strong electrolytes increase less than weak electrolytes. Molar conductivity increase on the dilution. मीन्स जब हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से मोबाइल इजीली फ्री होता है, मोबाइल हो जाता है, और ये आयन मोबाइल या फ्री होने के कारण जल्दी से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो करता है। डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी हैड लर्न द कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन होगा टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को की डेफिनेशन लर्न करिए, इसकी यूनिट लर्न करिए। सेकंड, इस की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। और दूसरा 1 मार्क्स क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में टेम्परेचर और डाइल्यूशन का क्या इम्पैक्ट और अफेक्ट होता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।